हमारा आज का टॉपिक भारत में प्रादेशिक विकास में पाई जाने वाली विषमताएं हैं, डिस्पैरिटीज जिन्हें बोलते हैं। असमानता विकास की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित गुण है। जहाँ आर्थिक विकास होगा वहाँ असमानता उत्पन्न और विकसित या बढ़ती है ना। कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ समाज के तत्व ज़्यादा विकसित होंगे, कुछ पिछड़े रह जाएंगे। यह एक भौगोलिक सत्य है कि आर्थिक विकास एवं असमानता एवं विषमता साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन विकास प्रक्रिया को नियोजित करके इस असमानता को कम किया जा सकता है। प्रकृति ने विभिन्न क्षेत्रों में वन, मिट्टी, जल संसाधन, खनिज आदि के रूप में जो परिवर्तनशीलता प्रदान की है उसे हम प्रादेशिक विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। मानव अपने विकास के लिए प्रकृति द्वारा दिए संसाधन जो स्थानीय हो सकते हैं या बाहर से मंगाए जा सकते हैं, जैसे जापान मंगाता है, उनके उपयोग से प्रादेशिक विकास में विषमताएं उत्पन्न करता है। कुछ प्रदेश ज़्यादा विकसित, कुछ कम विकसित हो जाते हैं। इसे प्रादेशिक विषमताएं या रीजनल डिस्पैरिटीज़ कहा जाता है। जो प्रकृति प्रदत्त है वो है प्रादेशिक विविधता, और जो मानवकृत है वो प्रादेशिक विषमता है। इन दोनों शब्दावलियों में थोड़ा अंतर होता है। भारत में प्रादेशिक विकास में विषमताओं के 3 आयामों को हम ले सकते हैं। पहला है विषमताओं का क्षेत्रीय या प्रादेशिक आयाम। इसके अंतर्गत देश के विकसित और अविकसित क्षेत्रों में विषमता की व्याख्या की जाती है और समाधान भी सुझाए जाते हैं। गणितीय रूप से प्रादेशिक विकास के राष्ट्रीय औसत या सर्वोच्च मान से अन्य क्षेत्रीय इकाइयों के विचलन की गणना करके सर्वोच्च विकसित प्रदेशों से अति न्यून विकसित प्रदेशों में आर्थिक जो दुराव है, गैप है, जो उसकी गणना की जा सकती है, जैसे कि S.K. राव ने किया था। तो भारत में प्रादेशिक या क्षेत्रीय जो विकास में विषमताएं हैं उसको हम कुछ उदाहरणों समेत देख सकते हैं। भारत में चारों महानगरीय केंद्रों को उनके विकास सूचकांक के आधार पर अलग करके तुलना करें तो विकास के विभिन्न संकेतकों का 1/3 से अधिक जो संकेंद्रण है वो इन 4 महानगरों में मिलता है। यानी कि अंग्रेज़ों के समय से ही ये 4 महानगर अपेक्षाकृत अधिक विकसित रहे हैं और अभी भी आगे चल रहे हैं। यहाँ उद्योगों का, व्यापार का संकेंद्रण अभी भी बना हुआ है और ये विकास के पैमाने पर ज़्यादा विकसित दिखाई पड़ते हैं। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक करीब 79% कृषि क्षेत्र खाद्य फसलों के अंतर्गत पाया जाता है, जबकि केरल में यह केवल 40% के आसपास है। केरल में व्यापारिक फसलों का स्वरूप ज़्यादा विकसित है, जबकि पिछड़े हुए, अपेक्षाकृत पिछड़े उत्तर प्रदेश में पेट भरने के लिए खाद्यान्न फसलों का ही अधिक उत्पादन होता है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी खाद्य फसलों का क्षेत्रफल 30% से अधिक रहा है। बिहार में केवल 8% ही व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। स्पष्ट है कि केरल और बिहार दोनों में कृषि पर जनसंख्या दबाव अधिक होने पर बिहार में खाद्य फसलों की प्रधानता है, जबकि केरल में व्यापारिक फसलें मुख्य हैं। इसके कारण पर्यावरणीय दशाओं में, बागानी कृषि में के विकास में, कृषि और उद्योगों के आपसी जुड़ाव में और मार्केटिंग सिस्टम के विकसित होने में ढूंढा जा सकता है। भारत में खाद्यान्न कृषि की उत्पादकता में भी असमानताएं मिलती हैं। पंजाब में खाद्यान्न फसलों का जो औसत उत्पादन है वो 2276 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि राजस्थान में केवल 582 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। केरल, तमिलनाडु, हरियाणा में ये मध्यम है, 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार व गुजरात में इसका स्तर 1000 किलोग्राम के आसपास है। उत्पादन में यह विषमता सिंचित क्षेत्र में अंतर तथा कृषि में निवेश
के अंतर को दिखाती है। भारत में प्रति व्यक्ति उर्वरक खपत में 9 किलोग्राम ही है, जबकि पंजाब में ये 48 और हरियाणा में 20 किलोग्राम के स्तर पर है। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि विकास में असमान विषमताएं और बढ़ी हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गोदावरी, कृष्णा आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु के जो डेल्टाई प्रदेश है, इनमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। बाकी देश में हरित क्रांति का असर दिखाई नहीं पड़ता है। विकास में क्षेत्रीय असमानता औद्योगिक क्षेत्र में भी दिखाई पड़ती है। देश के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र, जहाँ 16.3% कारखाने निहित हैं, और गुजरात जहाँ 11.3% कारखाने हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं। जबकि आंध्र व ओडिशा में इनका प्रतिशत 2 से भी कम था। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल व हरियाणा औद्योगिक विकास में आगे हैं। कृषि आधारित औद्योगिक विकास के कारण पंजाब में भी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है उद्योगों का। बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व हिमाचल मध्यम श्रेणी के औद्योगिक प्रदेश हैं। इनमें ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे कृषि या बागानी फसलें उपलब्ध हैं, लेकिन उद्योगों से उनको जोड़ा नहीं जा सका है। पूर्वोत्तर भारत, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में न्यूनतम स्तर देखा जाता है औद्योगिक विकास का। उद्योगों से जो कुल उत्पादन होता है, उसके उत्पादन के मूल्य देखें, अगर उसको पैसों में कन्वर्ट करें तो उसमें सर्वाधिक भागीदारी उस औद्योगिक उत्पादों के मूल्य की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु की है, यानी कि ये औद्योगिक विकसित प्रदेश हैं। इनके साथ साथ बंगाल, आंध्र, केरल व कर्नाटक भी इनके बाद स्थान रखते हैं। देश के 3/4 से अधिक राज्य काफ़ी पिछड़े हुए हैं इस दृष्टि से। इन राज्यों में ये 75% जो देश के राज्य हैं, इनमें खनिज या कोयला या पेट्रोलियम, है ना, शक्ति संसाधन मिलते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, है ना। लेकिन इनमें उद्योगों का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादों के मूल्य देश के है ना सकल मूल्य में बहुत कम हिस्सा रखते हैं। आगे इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देसी सूती वस्त्र का उत्पादन का जो कुल मूल्य है देश का, उसका 66% गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में ही होता है। ऊन, रेशम और कृत्रिम वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब में उसके कुल मूल्य का 63% होता है। चमड़े उद्योग के कुल मूल्य का 85% तमिलनाडु व बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। मशीनरी उद्योग के उत्पादन मूल्य का 56% महाराष्ट्र, तमिलनाडु व बंगाल से प्राप्त होता है। ऐसे ही पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य का करीब आधा महाराष्ट्र, गुजरात व केरल से मिलता है। अवस्थापना यानी आधारभूत ढांचा, बिजली, सड़क, सिंचाई, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देश में काफ़ी असमानताएं हैं। पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, मध्य भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम में और पूर्व में बंगाल सर्वाधिक विकसित हैं आधारभूत ढांचे की दृष्टि से। पूर्वोत्तर भारत के राज्य न्यूनतम, यूपी, बिहार, उड़ीसा मध्यम स्तरीय विकास के लेवल वाले हैं इस दृष्टि से। योजना आयोग ने 2001 में एक अध्ययन करवाया जिसमें जीवन की गुणवत्ता एवं सोशल वेलफेयर, लोक कल्याण से संबंधित संकेतक लिए गए। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से दिल्ली व केरल सबसे आगे पाए गए। इसके बाद पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा का स्थान देखा गया। मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार और उसके आसपास यूपी, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इन 3 राज्यों में देश की 1/3 जनसंख्या रहती है, लेकिन विकास, है ना, मानव का विकास नहीं हो पाया। विषमताओं का प्रखंडीय आयाम, प्रखंड का मतलब सेक्टोरल मतलब कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर,
ऐसे अलग अलग खंडों में अर्थव्यवस्था को हम बांट कर देख सकते हैं। किसी देश के अर्थतंत्र में विभिन्न सेक्टर्स में, प्रखंडों में जितना असंतुलन मिलता है, वहाँ प्रादेशिक विकास में भी उतनी विषमता या असंतुलन पाया जाएगा। क्योंकि भौगोलिक रूप में प्रादेशिक विकास का तात्पर्य किसी एक प्रखंड का विकसित होना नहीं है। प्रखंड विकास का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न प्रखंडों के आनुपातिक वितरण से लगाया जा सकता है। पश्चिम के विकसित देशों में प्राथमिक सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा समय के साथ घटता गया है और उद्योग व तृतीयक आर्थिक गतिविधि, व्यापार इत्यादि का हिस्सा बढ़ता गया है। भारत में चिंता इस बात की है कि प्राथमिक सेक्टर में कृषि, खनन, मत्स्य आदि में 60% से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। इस दशा में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटना बढ़ती हुई निर्धनता को ही दिखाएगा, जिसके फलस्वरूप कृषि श्रमिकों, भूमिहीन या लघु कृषकों के सामने जीवन यापन की कठिनाइयाँ और नगरों की ओर माइग्रेशन या पलायन तेज गति से वृद्धि करता हुआ दिखाई पड़ता है। विषमताओं का तीसरा रूप हम सामाजिक आयाम के रूप में देख सकते हैं। भारत संभवतः दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ धर्म, समाज, जाति, सामुदायिक विषमताएं बहुत अधिक है और ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजतंत्र को भी प्रभावित करती है। सामाजिक विषमताएं दीर्घ काल तक आर्थिक व राजनीतिक विषमता का कारण बनी रह सकती है। भारत में कृषि भूमि, खनिज, वन व अन्य परिसंपत्तियों पर समाज के उच्च वर्गों का अधिकार पाया जाता है, यानी कि संसाधनों का वितरण समान नहीं है। इन सामाजिक विषमताओं को हम 3 दृष्टियों से देख सकते हैं। पहला, जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के बीच में विषमता या विभिन्न जातियों के बीच में विषमता, और तीसरा है धार्मिक हिसाब से हम विषमताओं को देख सकते हैं। भारत का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य उपरोक्त आधारों की दीर्घकालिक क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। उदाहरणतः प्रादेशिक विकास की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हुए हैं, यद्यपि वहाँ कोयला और विभिन्न प्रकार के खनिज, पर्याप्त वर्षा जल संसाधन सब कुछ है। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियां कम महत्व के आर्थिक कार्य अथवा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में ही रहते हुए दिखाई पड़ती हैं।